हेलो एवरीवन। सो चैप्टर हमारा चल रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इसमें आपका एक टॉपिक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जैसे SCZ आपने पढ़ा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्पेसिफिकली जिनको अलग तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं और जिनका पर्पस क्या है, इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो ऐसी यूनिट्स बहुत सारी हैं, ना सिर्फ SCZ बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, BTP, ये सब है। तो ये भी क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही है। मतलब इनका बेसिकली पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, इंडिया से कैसे न कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ये बेसिकली इनका मेन मोटिव है। तो ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहो या ये जितने भी ESTP है, STP है, BTP है, इन सब से प्रमोट कैसे किया जाता है एक्सपोर्ट को। अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये DTA में जाके सेल करते हैं, या यहाँ कुछ अनयूटिलाइज बच जाए, या ये कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को दूसरी तरह की फॉर्म में, या दूसरी तरह की फॉर्म से कन्वर्ट होके आना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है जिसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी गई। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर ऑब्जेक्टिव दिया गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, ऐसी यूनिट जो एक्सपोर्ट करेंगी अपना एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। लेकिन वो छोड़ के जो आपको परमिसेबल है, परमिसेबल सेल्स आप पढ़ोगे नीचे DTA में, कि ये DTA में भी क्या कर सकता है, गुड्स सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ परमिशंस है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ऐसी यूनिट जो बनाई किस लिए गई है, जो अंडरटेकिंग, मतलब जिन्होंने यही अंडरटेक किया है कि हम जितना भी माल बनाएंगे सारा का सारा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सेटअप कर सकते हैं EOU, ESTP, STP, BTP फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इंक्लूड रिपेयर, री इंजीनियरिंग या सर्विसेज रेंडर करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जो भी है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उगाएंगे या जो मर्जी करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, इनका एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी यूनिट जो अंडरटेकिंग कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना इंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सारी की सारी सर्विसेज, और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किस पर्पज से कि इन्हें एक्सपोर्ट ही किया जाएगा, तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ESTP हो चाहे STP हो, BTP हो, EOU हो, ऐसी यूनिट्स वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड, मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं उनको इसमें कवर नहीं किया गया है। ये अपने यहीं से या तो गुड्स बना के या यहीं से सर्विसेज देंगे, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है कहीं भी गुड्स की। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, वही प्रमोट करना एक्सपोर्ट, एनहेंस करना इंडिया का फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ाया जाए, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट ताकि FDI इंडिया में आए, चाहे वो ESTP में लगाई जाए और इससे जनरेट की जाए क्या, एम्प्लॉयमेंट। अब आपको थोड़ा बहुत SCZ याद होना चाहिए अगर आपको ये चैप्टर समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको लगभग SCZ जैसे लगेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ ये नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये टॉपिक ये भी है EOU कैसे बनाया जाता है, EOU किसकी परमिशन लेता है, EOU को कोई काम करना हो तो किससे पूछना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था ना, SCZ में कुछ भी करना हो तो पूछना पड़ेगा, तो कोई परमिशन चाहिए तो किससे मिलेगी, वहां भी डेवलपमेंट कमिश्नर आपने पढ़ा था, वहां पे आपने अप्रूवल कमेटी पढ़ा था, वहां पे आपने बोर्ड ऑफ अप्रूवल पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सारा ऐसे के ऐसे इस टॉपिक में भी यही है। ये टॉपिक सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इस टॉपिक में ये भी है कि EOU कन्वर्ट, रीकन्वर्ट कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये सब चीजें भी दी गई है, ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया गया यहां से। अब ये किस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऑल काइंड ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, ऑल ऑल काइंड, किसी भी तरह के गुड्स और किसी भी तरह की सर्विसेज यहां से क्या दे सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया दे सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड को छोड़ के। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं प्रोहिबिटेड को, तो BOA की अप्रूवल से प्रोहिबिटेड को भी कर सकते हैं। पहला, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोहिबिटेड को छोड़ के। प्रोहिबिटेड भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन BOA की अप्रूवल लेने के बाद। और आप अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो SCO MET का, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन होगा, जो इसके ITC
पढ़ा था ना ITCHS, तो आपने पहला टॉपिक भी पढ़ा था। ये जो आपकी लिस्ट दी गई है जहाँ पे एक नंबर दिया जाता है 10 डिजिट का, जो भी डिजिट का नंबर होता है, और उस नंबर से पहचाना जाता है कि इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इसकी इंपोर्ट पॉलिसी क्या है। डन। तो पहला पॉइंट डन कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल काइंड। प्रोहिबिटेड को अगर करना हो तो BOA, SCO मेट को करना हो तो स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो बोले इंपोर्ट भी कर सकते हैं या प्रोक्योर कर सकते हैं, किससे, DTA से, यानी आउट ऑफ इंडिया से भी, भारत से भी लेकर आ सकते हैं, और DTA से भी आप ले सकते हैं, या बॉन्डेड वेयर हाउस, जो आपका वेयर हाउस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, उससे भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट जो एग्जीबिशन इंडिया में हो रहे हैं वहां से भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के, all types of goods including capital goods required for its activities। इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या प्रोक्योर कर सकते हैं DTA से सब तरह के गुड्स। यूनिट को परमिटेड है क्या करना, इंपोर्ट करना कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट, या ऑन लीज या लोन फ्रॉम क्लाइंट्स। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैपिटल गुड्स को लोन पे भी ले सकते हो, लीज पे भी ले सकते हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है एक्सपोर्ट के लिए तो बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप कोई मशीनरी लेकर आ रहे हो तो वो कैपिटल फ्री हो, मतलब वो ड्यूटी फ्री होगी ना स्कीम के तहत। फिर कह रहे हैं कि ये जो इंपोर्ट होगा ये सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर होगा, और आपको एक्चुअल यूजर कंडीशन, ये तो हमें पता ही है ना कि खुद ही यूज करना है, और किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए ही आपको इस मशीन को यूज करना है, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा था, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इंपोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग। क्या कंडीशन है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे, एक्चुअल यूजर कंडीशन, और यूटिलाइज करना है एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन के लिए। अगर एक EOU एग्रीकल्चर में है तो उसे भी अलाउड है रिमूव करना स्पेसिफाइड गुड्स इन कनेक्शन विद एक्टिविटी फॉर यूज आउटसाइड बॉन्डेड एरिया। तो बॉन्डेड एरिया से बाहर अगर आपको यूज करना है तो आप गुड्स को वहां से रिमूव करके दूसरी जगह लेके जा सकते हो, इसमें अलाउड है। लेकिन जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सपोर्ट के लिए होना चाहिए, तो सब कुछ अलाउड है। इसी तरह का अगर कोई जेम्स और ज्वेलरी के लिए करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। मे सोर्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम थ्रू नॉमिनेटेड एजेंसी ऑन लोन और आउटराइट परचेज बेसिस। यूनिट ऑब्टेन्ड सिल्वर यूनिट्स ऑब्टेनिंग गोल्ड सिल्वर, इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज। अगर आपने प्रोक्योर किया है क्या गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो आपको 90 डेज में एक्सपोर्ट करना ही करना है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप प्रोक्योर करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं स्पेयर या कंपोनेंट्स पार्ट्स को, स्पेयर या कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स वगैरह, तो कितना कर सकते हैं, 5% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट मे बी अलाउड टू द सेम कंसाइनी या बायर ऑफ द एक्सपोर्ट आर्टिकल। तो जो एक्सपोर्ट आर्टिकल का बायर कंसाइनी था उसी को आप क्या कर सकते हो, उसी से आप प्रोक्योर भी कर सकते हो और उसी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, स्पेयर और कंपोनेंट। अब मान लो किसी ने हमसे कोई गुड्स लिया और उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें भी चाहिए उसको यूज करने के लिए, तो वो भी अगर हम दे रहे हैं, यानी उसका कंपोनेंट या हम ही सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कितना हो सकता है, अप टू 5% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट तक हो सकता है। सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स, ये भी इंपोर्ट किए जाएंगे ड्यूटी फ्री इन एरिया में। अगर आप सेकंड हैंड गुड्स भी लेकर आ रहे हो तो वो भी इस एरिया में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए जाएंगे। डन भाई, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को मंगवा सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला भी रिमूव कर सकता है, और जेम्स ज्वेलरी वाले भी कर सकते हैं, और स्पेयर पार्ट वाले भी कर सकते हैं। सेकंड हैंड गुड्स भी आएंगे तो ड्यूटी फ्री ही आएंगे, ड्यूटी फ्री ही आएंगे। डन। अगर मुझे करना हो लीजिंग, लीजिंग का मतलब क्या है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, EOU ने क्या किया, कैपिटल गुड्स मंगवाए, कैपिटल गुड्स मंगवा के किसी NBFC को बेच दिए, NBFC से ही लीज पे ले लिए। मतलब EOU के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, वो कैपिटल गुड्स को खरीद सके, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक बार कैपिटल गुड्स खरीदा, खरीदने के बाद मतलब खरीदने के लिए NBFC से लोन लिया, NBFC से लोन लिया और फिर NBFC को ही बेच दिया, और फिर NBFC से ही लीज पे ले ली। तो दैट इज कॉल्ड लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। तो EOU हो HTP हो, क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ए फर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज सोर्स कर सकते हैं कैपिटल गुड्स फ्रॉम ए डोमेस्टिक या फॉरेन लीजिंग कंपनी विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी।
कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, जो किसके बीच में है, बिटवीन पार्टीज, तो ईओयू हो गया या डोमेस्टिक से आप कैपिटल गुड्स लेकर आए, या ईओयू हो गया और फॉरेन लीजिंग कंपनी हो गया, वहां से आप कैपिटल गुड्स लेकर आए किस पे, लीजिंग पे। अगर आप लीज पे लेकर आते हो तो फिर आपको ज्वाइंटली फाइल करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट टू इनेबल इंपोर्ट या प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ईओयू ईएसटीपी में सेल कैपिटल गुड्स और लीज बैक द सेम, मतलब पहले बेच दिया एनबीएफसी को, फिर वापस उसी से लीज पे ले लिया, किस कंडीशंस के साथ, कि ऑब्टेन करना है आपको परमिशन किसकी, जॉइंट डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड लीज बैक ऑफ द एसेट, और पूरी डिटेल आपको सबमिट करनी है। गुड्स क्या नहीं होंगे, रिमूव नहीं होंगे किससे, यूनिट प्रीमाइसिस से, मतलब आपने बेचे जरूर है लेकिन आपके पास ही है सारे के सारे गुड्स, और यूनिट क्या होनी चाहिए, नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव होनी चाहिए जब इसमें सेल में, मतलब आपका जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट, मतलब आपने जो एक्सपोर्ट किया वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में कुछ तो परफॉर्म किया है, तो ही आपको ये सारी चीजें अलाउड की जाएंगी। तो क्या आप लीज पे कर सकते हैं, बोले यस, तो कॉन्ट्रैक्ट करके आप लीज पे भी ले सकते हैं, और लीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जुरिस्डिक्शनल डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज की, और ये रिमूव नहीं करेंगे उस जगह से, यूनिट की प्रीमाइसिस से, और जब यूनिट ऐसा कर रही है तो वो क्या होनी चाहिए, एनएफई पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी उसके पास नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए। डन। तो कैपिटल गुड्स आप मंगवा सकते हो ये, और उसी को वापस लीज पे भी ले सकते हो, मतलब आपने पहले मंगवाया, फिर आपने सेल किया और सेल करके वापस उसे ही लीज पे ले लिया, तो ये भी अलाउड है, लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स ईओयू को अलाउड है। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब क्या है, तो ये जो आपने कमाया है, बेसिकली जो अर्न किया है आपने क्या करके, एक्सपोर्ट करके गुड्स का, उसे नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बोला गया है। तो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब क्या है, टोटल फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड, मतलब वो जो पैसा एक्सपोर्ट करके आया है उसमें से माइनस कर दो आप टोटल जो एक्सपेंसेस आपके हुए हैं प्रोडक्शन करने में, सर्विसेज देने में, और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है कैपिटल गुड्स के ऊपर, इन चीजों को माइनस करने के बाद आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज बचता है उसे क्या बोला गया है, एनएफई बोला गया है, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। कैलकुलेट किया जाएगा 5 सालों को ध्यान में रख के, स्टार्ट कब से किया जाएगा, जिस साल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वहां से 5 साल का एवरेज लिया जाता है। अगर आप किसी वजह से क्या हुए, ड्यू टू प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन आप एनएफई अचीव नहीं कर पाए, तो आपको 5 इयर्स का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा। अगर आप किसी एडवर्स मार्केट कंडीशन की वजह से, जैसे कोविड की वजह से आप नहीं अचीव कर पाए, तो 5 ईयर ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, डन। तो ये क्या कह रहा है, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 5 सालों के बेसिस पे बताया जाता है। 5 साल कहां से, जिस साल आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी वहां से, या प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है या एनएफसी अचीव नहीं कर पाए हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस, जो इम्पोजिशन, जो प्रोहिबिशन लगाई गई है ऑन एक्सपोर्ट, द 5 ईयर ब्लॉक पीरियड फॉर कैलकुलेशन, इसे क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा। इसी तरह अगर मार्केट कंडीशन एडवर्स हुई तो इसे 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कंडीशन सही नहीं है तो 1 साल के लिए। ऊपर क्या कह रहा था, वो जो गुड्स है उन पर प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन लग गई है, तो जब तक ये प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन हटती नहीं है तब तक पॉजिटिव कैसे होगा, तब तक के लिए क्या किया जाओ, एक्सटेंड किया जाओ। और अगर मार्केट कंडीशन एडवांस है तो फिर अगले साल तक तो ठीक हो जाएगी ना, तो फिर 1 साल का ये एक्सटेंशन आपको दिया गया है। तो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब आपका स्टार्ट हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरह से, मतलब ये एक तरह से ये आ गया, बोले आपने एससीजेड लगाना है, तो एससीजेड लगाने की क्या कंडीशन है। अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा था तो बहुत सिंपल था, बहुत मतलब जो टॉपिक से कनेक्टेड था, चैप्टर से कनेक्टेड था। अब क्या आ रहा है भाई, जैसे मान लो आप ईओयू एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको क्या लेने पड़ते हैं, लेटर ऑफ अप्रूवल, परमिशन लेनी पड़ती है। अब एस्टेब्लिशमेंट वाले टॉपिक आ गए कि अगर तुम एस्टेब्लिश करना चाहते हो कोई ईओयू वगैरह तो क्या करना पड़ेगा। ऑन अप्रूवल एक लेटर ऑफ परमिशन, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपने अप्रूवल ली, तो अप्रूवल लेने पे आपको क्या मिला, लेटर ऑफ परमिशन या लेटर ऑफ इंटेंट शैल बी इशूड बाय डीसी, डेवलपमेंट कमिश्नर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इनिशियली इसकी 2 साल की वैलिडिटी पीरियड है, ताकि आप क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके द प्लांट एंड इंस्टॉल कर सके उसमें मशीनरी और प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके।
एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर आप 1 साल में अगर आप 2 साल में क्या नहीं कर पाए, प्लांट नहीं लगा पाए और उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाए मशीनरी, तो 1 साल के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है। एक और एक्सटेंशन हो सकता है किसकी परमिशन से, यूनिट अप्रूवल कमेटी, यूएसी, या आगे भी आएगा यूएसी, फिर कभी कहो सर यूएसी क्या है, ठीक है, डीसी का मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर है। अगर उन्हें ये लग रहा है कि किसी रीजन की वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो ये भी 1 ईयर के लिए क्या कर सकती है, एक्सटेंशन दे सकती है। फर्दर एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा। और एक बार आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो ये जो लेटर है ये वैलिड हो जाएगा कितने टाइम के लिए, 5 ईयर फ्रॉम द इट्स एक्टिविटी, जिसे फर्दर 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि 5 साल आपके स्टार्ट हो गए, अभी हमने बोला था ना कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये आपको अचीव कर लेना है 5 साल के अंदर अंदर। अगर आप फेल हो गए इंश्योर करने में पॉजिटिव एनएफई, तो आप लाइबल हो किस चीज के लिए, पेनल्टी के लिए, और इवन आपका लेटर भी कैंसिल किया जा सकता है। डन। लेटर ऑफ परमिशन, आपने क्या लिया, आपने ईओयू एस्टेब्लिश करने के लिए आपने क्या मांगा, आपने परमिशन मांगी, तो डेवलपमेंट कमिश्नर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको क्या दे सकता है, परमिशन दे सकता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको यूनिट में प्लांट लगा लेना है, इंस्टॉल कर लेनी है मशीनरी और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। एक्सटेंशन 1 साल की डीसी के द्वारा, एक्सटेंशन 1 साल की यूएससी के द्वारा, लेकिन कंडीशन ये है कि 2/3 एक्टिविटीज पूरी हो गई हो, और इस चीज का सर्टिफिकेट भी चाहिए हमें इंजीनियर वगैरह का। फर्दर एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा। और वंस आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो आपका 5 साल का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको एनएफई पॉजिटिव करना है, और एनएफई पॉजिटिव अगर नहीं कर पाए तो आप लाइबल हो किस चीज के लिए, पेनल्टी के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था और तुम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर फाइन पेनल्टी लगा देंगे। नेक्स्ट क्या, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो आप ये जो प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, बोले ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1 करोड़ की होनी चाहिए इन प्लांट एंड मशीनरी, तभी आपको अप्रूवल दी जाएगी जब आप 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे। ओनली प्रोजेक्ट हैविंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ शैल बी कंसीडर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एज ईओयू। ईओयू नहीं माना जाएगा जहां कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हो प्लांट एंड मशीनरी में। अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो उन्हें बेसिकली माना ही जाएगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग है, बीओए में अलाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईओयू विद लोअर, और बीओए चाहे तो लोअर वाले को भी अलाउ कर सकता है, ठीक है, बीओए चाहे तो लोअर इन्वेस्टमेंट वाले को भी अलाउ कर सकता है, ये बीओए की मर्जी है। एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, तो वो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन क्या करने की, सेटअप करने की यूनिट अंडर ईओयू स्कीम shall be approved or rejected by unit approval committee within 15 days। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन पे गौर किया जाएगा। इन अदर केसेस, अदर मतलब आपके जो बीटीपी, एसटीपी और बाकी सब बच गए, वहां पे बोर्ड ऑफ अप्रूवल परमिशन देगा सेटअप करने की, जो भी यूनिट है, जो आपके टेक्नोलॉजिकल पार्क है उनके लिए। प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ ईओ रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तो इस केस में आपको डीसी आफ्टर क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल बाय बीओए एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसीज, उसके बाद ही आपको क्या दी जाएगी, अप्रूवल दी जाएगी। यहाँ पे यानी उस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन से भी पूछा जाएगा। और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीटीए, डीटीए से इन चीजों में मतलब आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी और एक्सपोर्टिंग 50 करोड़ या उससे अबव एनुअली होनी चाहिए। तो शैल बी प्लेस्ड बिफोर बीओए फॉर डिसीजन। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो डीटीए को किसमें, इन यूनिट्स में, ईओयू वगैरह में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 चीजें, या तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या उससे ज्यादा की हो, या आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। तो ये एप्लीकेशन बीओयू के आगे रखी जा सकती है, किस चीज के लिए, उसके डिसीजन के लिए। डन। तो ये क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, एप्लीकेशन सेटअप करने की यूनिट्स अंडर ईओयू स्कीम अप्रूव और रिजेक्ट कौन करेगा, यूएसी इसके ऊपर डिसीजन लेगी। कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर। अदर केसेस में बीओए, अगर आप ईओयू एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यूएसी से, अगर आप अदर एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो बीओए से, और अगर आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए तो फिर डीआईपीपी से भी अप्रूवल लेकर आओ। बीओए से तो ला ही रहे हो, इंडस्ट्रियल जो आपका लाइसेंस की जो अथॉरिटी है यानी डीआईपीपी, उससे भी लेकर आओ। अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, डीटीए को यूनिट बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी मिनिमम जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में लगाया वो 50 करोड़ होना चाहिए, या आपका जो एक्सपोर्ट है पिछले साल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो आपका कन्वर्जन अलाउ कर देंगे। मैंने पहले ही कहा
अब एक्सपोर्ट खत्म हो गया है, अब एक्सपोर्ट की जगह इन्होंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हो यूनिट वगैरह, तो एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेटर ऑफ अप्रूवल, लेटर ऑफ परमिशन चाहिए। और लेटर ऑफ परमिशन कौन इशू करेगा और कितना टाइम आपको मिलेगा यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए, और बाकी सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी तभी आपको ईओयू बनाने दिया जाएगा, और अगर एग्जिस्टिंग कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो सेटअप करने के लिए, तो एप्लीकेशन को अप्रूव और रिजेक्ट कौन करेगा, बाय द यूनिट अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ईओयू स्कीम के अकॉर्डिंग आपको यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, पहले आपने एरिया बना लिया और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसमें कोई यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो यूनिट अप्रूवल कमेटी के पास जाएगा। सेल करना चाह रहे हैं, फिनिश गुड, रिजेक्ट, वेस्ट, स्क्रैप, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। ईओयू या जो भी यूनिट है, इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट कहाँ किया, आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट किया। और वहां से क्या हो गया, कुछ फिनिश गुड बच गया। फिनिश गुड क्या हो गया, कुछ बच गया, रिजेक्टेड माल आ गया, वेस्ट आ गया, स्क्रैप आ गया, या बाय प्रोडक्ट है, तो क्या उसे डीटीए में बेच सकते हैं, बोले यस। मतलब आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो गया, या एक्सपोर्ट में ज्यादा बन गया तो माल बच गया, या फिर स्क्रैप और बाकी सारे प्रोडक्ट की बात की गई है, तो एंटायर प्रोडक्शन शैल बी एक्सपोर्टेड, पूरा का पूरा, चाहे वेस्ट है कुछ भी है, वो क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, नीचे लिखो हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज क्या है, यूनिट सेल कर सकते हैं गुड्स अप टू 50% एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ कंसेशनल ड्यूटीज अदर देन जेम और ज्वेलरी यूनिट। कह रहा है कि अगर आपका एनएफई पॉजिटिव है, तो एनएफई पॉजिटिव होने के बाद आप जो डिफेक्टिव गुड्स है, जो स्क्रैप है, उसे क्या कर सकते हैं, 50% वैल्यू में बेच सकते हैं, गुड्स अप टू 50% वैल्यू एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ कंसेशनल ड्यूटीज। अगर आप एक से ज्यादा है, मतलब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अप टू 90% किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कह रहे हैं, और ओवरऑल तो वही 50% ही है टोटल, मतलब आप ज्यादा प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट 90%, और ओवरऑल तो कितना है, 50% ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मोटर कार है, अल्कोहलिक लीकर है, बुक्स टी है, तो वहां पे नो डीटीएस सेल एट कंसेशनल ड्यूटी, वहां कोई कंसेशनल सेल नहीं हो सकती, कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा वहां पे क्या, ड्यूटीज वगैरह में। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो किसमें, डीटीए में, तो ये भी अलाउड है 50% एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, या 50% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। जेम्स एंड ज्वेलरी कितना सेल कर सकते हैं, अप टू 10% एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, मतलब बाहर ही बेचो ना, इंडिया में क्या बेच के फायदा है। जो रिजेक्टेड माल है, बोले रिजेक्ट विद एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 50% में बी सोल्ड इन डीटीए ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एज एप्लीकेबल टू द सेल ऑन प्योर इंटीमेशन टू द कस्टम अथॉरिटीज। स्क्रैप वेस्ट रिमेंट जो भी बच गया अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी सोल्ड किया जा सकता है डीटीए में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सीओन के अकॉर्डिंग, विद ओवरऑल सीलिंग ऑफ 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो होता है ना, एक चीज बना रहे थे तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट दूसरा निकल आया जो यूज किया जा सकता है, तो ये भी सोल्ड किया जा सकता है डीटीए में, लेकिन सब्जेक्ट टू पॉजिटिव एनएफई रहना चाहिए। यूनिट चाहे तो फिनिश गुड भी सेल कर सकती है विच आर फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर एफटीपी इन डीटीए प्रोवाइडेड पॉजिटिव एनएफई रहना चाहिए। अगर नई नई ईओयू आपने खोली है, तो एडवांस मतलब अभी हमें पता नहीं है कि एफओबी वैल्यू वगैरह क्या है, तो हम ऐसे ही मान लेंगे, एस्टिमेटेड मान लेंगे कि इतना करेंगे, तो उसके बेसिस पे एफओबी वैल्यू आ जाएगी, और उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, इंडिया में डीटीए में क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। यूनिट इन एक्साइल और ग्रे नाइट, ये भी क्या कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शन है, ये सेल कर सकते हैं इनटू डीटीए में सेल कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज वगैरह पे करने के बाद। अगर एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, तो अब आपको अलाउड नहीं है क्या करना, इंपोर्ट करना एनी ड्यूटी फ्री इनपुट फॉर एनी पर्पस। इसके बाद आप कुछ और क्या नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपने ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर ईओयू क्या बेचना चाह रही है, ईओयू अगर गुड्स बेचना चाह रही है इंडिया में डीटीए में, ठीक है, हम क्योंकि बात कर रहे हैं एंटायर प्रोडक्शन का क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो अगर एक ईओयू क्या करना चाह रही है, डीटीए में सेल करना चाह रही है, तो बोले सेल कर सकते हैं। कितना सेल कर सकते हैं, 50% तक, एक प्रोडक्ट 90% स्पेसिफिक, दो एक से ज्यादा प्रोडक्ट 50% ऑफ एफओबी। फिर क्या कह रहा है कि क्या कंसेशनल सेल अलाउड है, बोले नहीं, कंसेशनल सेल किस चीज के अलाउड नहीं है,
मोटर व्हीकल, अल्कोहलिक लिकर, बुक वगैरह इनकी अलाउड नहीं है। तो बोले अगर सर्विसेज देनी हो किसमें, डीटीए में, तो बोले दे सकते हो, वही 50% का क्राइटेरिया तुम पे भी एप्लीकेबल है। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर हम करना चाहें तो अलाउड है, लेकिन कहाँ तक, 10% तक। अगर हम रिजेक्टेड प्रोडक्ट करना चाहें तो अलाउड है, बोले 50% तक। और अगर हम स्क्रैप वगैरह करने चाहें तो सियोन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। स्क्रैप वगैरह अगर करना चाहो तो सियोन के अकॉर्डिंग होगा। बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिश गुड भी क्या किए जा सकते हैं, डीटीए में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं फिनिश गुड, बट सब्जेक्ट तो हमें याद रखना है। नया नया ईओयू है तो उस केस में, क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट तो अभी तक हुआ नहीं, तो एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट का 50% है, एस्टिमेटेड ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट का 50% है। अगर टेक्सटाइल और ग्रेनाइट की बात करो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है क्या करना, टू सेल इनटू डीटीए ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज अंडर सेक्शन सी। एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, अब यूनिट को अलाउड नहीं है क्या करना, इंपोर्ट करना एनी ड्यूटी फ्री इनपुट फॉर एनी पर्पस। डन भाई, ठीक है। टॉपिक भी काफी बड़ा है, थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना। अदर सप्लाईज, अब ये तो हो गया कुछ चीजों का जो हमने फिनिश गुड पढ़ लिया, और तो अदर सप्लाईज में क्या होगा, तो बोले क्या और चीजों की सप्लाई भी हो सकती है या किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, बोले यस। फॉलोइंग सप्लाई क्या की जा सकती है, ईओयू से की जा सकती है, और ये काउंट होगी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ पॉजिटिव एनएफसी। अगर सप्लाई किए जा रही है इन डीटीए टू द होल्डर्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट डीएफआईए अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन रेमिशन स्कीम या अंडर ईपीजी स्कीम। अगर डीटीए में उन होल्डर्स को दी जा रही है जिनके पास ऑलरेडी स्कीम है, ठीक है, तो अगर आप किसको दे रहे हो, अब आप ईओयू से डीटीए में उनको दे रहे हो जो ऑलरेडी किसी स्कीम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी किसी स्कीम के अकॉर्डिंग, तो वहां पे स्कीम के अकॉर्डिंग ड्यूटी तो भरनी पड़ती है, बट गवर्नमेंट की तरफ से रिम्बर्समेंट आ जाती है। तो ईओयू तो इनको सेल तो कर सकता है ना, ईओयू के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करने देगा, इनके पास सेल कर देगा। हाउएवर प्रिंटेड सेक्टर ईओयू ये सप्लाई नहीं कर सकते जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी और सीवीडी क्या है, नील है या एग्जम्प्टेड है अदरवाइज टू द होल्डर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। आप जो सप्लाई करोगे वो किस में होगी, फॉरेन एक्सचेंज में होगी, ये याद रखना। आप जो सप्लाई करोगे वो किस में होगी, फॉरेन एक्सचेंज में होगी, चाहे आप डीटीए को भेज रहे हो। सप्लाईज बाय वन ईओयू टू अनदर, अगर एक ईओयू दूसरे ईओ को ट्रांसफर कर रही है तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर बॉन्डेड है वेयर हाउस में किया है, मतलब ईओयू ने अपना बॉन्डेड वेयर हाउस डीटीए में बनाया हुआ है, तो अगर आप सप्लाई कर रहे हो बॉन्डेड वेयर हाउस में तो ये क्या माना, या फिर फ्री ट्रेड और वेयर हाउसिंग में वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स सर्विसेज टू सच ऑर्गेनाइजेशन जो एंटाइटल है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए, तो फिर ये भी मतलब हैंडबुक प्रोसीजर में दिया होगा कि कैसे कुछ करना है एग्जम्पशन का। सप्लाई कर रहे हो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत एंड नोटिफाइड जीरो ड्यूटी टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो ये हो सकता है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो टेबल, चेयर्स, स्टिकर्स, बेल्ट, बटन, हैंगर्स टू डीटीए यूनिट फॉर एक्सपोर्ट, मतलब आपने इनको दिया है और ये क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सप्लाई दी जा सकते हैं किसको, डीटीए को। और एलपीजी, ये याद रखना अच्छे से, एलपीजी प्रोड्यूस्ड इन ईओयू रिफाइनरी टू पब्लिक सेक्टर डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज को सप्लाई किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। जिसे वो क्या करेगा, मतलब ये आपके घरों में आता है ना एलपीजी सिलेंडर, ये किस स्कीम के अकॉर्डिंग आता है, पीडीएस स्कीम बोलते हैं इसे, जिसमें कैरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी सब्सिडी स्कीम 2002 एज नोटिफाइड। तो फॉलोइंग कंडीशन, ओनली सप्लाई ऑफ सच क्वांटिटी टू एलपीजी वुड बी एडमिसेबल, जिसके लिए मिनिस्ट्री ने परमिशन दी है। और दूसरा, परमिटेड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द एलपीजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह भी कहा है कि पीडीएस स्कीम में जो इंपोर्ट किया जाएगा वो क्या माना जाएगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट माना जाएगा। तो ये आपका एलपीजी सिलेंडर का भी हो गया कि एलपीजी कैसे इंडिया में आती है, क्योंकि वो बाहर से आती है, तो बाहर से आती है तो क्या इन पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो बोले इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज बनाए गए हैं। तो अगर आप माल सप्लाई करना चाहते हैं ईओयू तो से डीटीए में, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहला, किसको की जा सकती है, जो डीटीए में अदर चीजों के होल्डर है उनको भी की जा सकती है, प्रिंटिंग वालों की नहीं की जा सकती, अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज होगा, वन यूनिट से दूसरों को भी भेज सकते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस को भी भेज से
भी किया जा सकता है, मतलब बॉन्डेड वेयर हाउस को भी भेजा जा सकता है, और फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन में। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, टैक्स, लेबल, प्रिंटिंग, बैग, स्टिकर, इनका भी हो सकता है, और सप्लाई एलपीजी का भी हो सकता है पीडीएस स्कीम के अकॉर्डिंग। डन। नेक्स्ट है एंटाइटलमेंट फॉर सप्लाई फ्रॉम डीटीए। अगर आप सप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रॉम डीटीए टू ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, सप्लाई होना चाह रहे हैं, मतलब अब उल्टा हो गया, डीटीए से ईओयू में कुछ आ रहा है, तो इसे क्या माना जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। किसके लिए, डीटीए के पर्पज से, क्योंकि डीटीए वाला तो बेच रहा है। एंड डीटीए सप्लायर एलिजिबल है किस चीज के लिए, कुछ एंटाइटलमेंट्स के लिए। अगर आप सप्लायर हो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के, सिंथेटिक स्टोन के, प्रोसेस मटीरियल फ्रॉम डीटीए टू ईओ, तो आप एलिजिबल हो ग्रांट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑथराइजेशन। ये कुछ बेसिकली आपने पढ़ा था ना, कुछ जेम्स के लिए कुछ स्कीम होती है, तो उसमें एक नाम है रिप्लेसमेंट स्कीम, रिप्लेसमेंट ऑथराइजेशन आपके लिए, आप इसके लिए अलाउड है। इन एडिशन आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा किस चीज का, सीएसटी का, ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ऑन डिले इन रिफंड इन सीएसटी, अगर नहीं होता है। आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, क्योंकि आप ईओयू को दे रहे हैं। आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा ड्यूटी पेड ऑन फ्यूल प्रोसेस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक ऑयल कंपनी, डिपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनी एज पर ड्रॉबैक रेट, और रिम्बर्समेंट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑन फ्यूल, ये भी आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल सैनवेट क्रेडिट ऑन सर्विस टैक्स पेड, जो आपने सर्विस टैक्स पे किया है उसका सैनवेट क्रेडिट, मतलब वो पैसा वापस आ जाता है। सैनवेट जो आपने एक्साइज पे या कस्टम या सर्विस टैक्स भरा होता है गुड्स पे, वो आपको वापस मिल जाता है, जैसे बाकी आपको चीजें मिलती है। डन। अगर हम डीटीए से ईओयू को सप्लाई कर रहे हैं तो डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, पहली चीज याद रखना। दूसरा, प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन है तो फिर वहां पे रेप्लिशमेंट ऑथराइजेशन वाला आ जाएगा। और कुछ कंडीशंस है कि रिम्बर्समेंट होगा सीएसटी का, एग्जम्पशन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, रिम्बर्समेंट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन फ्यूल प्रोसेस, और सैनवेट क्रेडिट ऑन सर्विस टैक्स पेड। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं। किसको बेनिफिट है, ये ईओयू के बेनिफिट है, अब डीटीए के नहीं है। ईओयू को क्या बेनिफिट दिए गए हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको कोई चीज बनाने के लिए, मतलब वो जो रिजर्व एसएसआई आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसीड आपके 9 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी तरह से रियलाइज होंगे, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और आप रिटेन करोगे 100% ऑफ इट। अगर आप चाहो तो 100% आपका जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसे ईएफसी अकाउंट में रख सकते हो। आपको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और गोइंग फॉर जॉब वर्क इन डीटीए, जहां पे टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है। मतलब अगर आप जॉब वर्क करा रहे हो कहाँ पे, डीटीए से, और अगर आप जॉब वर्क करा रहे हो डीटीए से, तो आपको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जहां पे टर्नओवर आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 3 साल से एग्जिस्टेंस है, पॉजिटिव आपका एनएफई या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपने अचीव कर लिया है, आपके अगेंस्ट में कोई शोकोज नोटिस या कुछ भी पेंडिंग नहीं है फ्रॉड वगैरह का। फिर क्या कह रहा है, 100% एफडीआई परमिटेड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट सिमिलर टू एससीजेड यूनिट, और यूनिट शैल पे ड्यूटी ऑन द गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर और क्लियर इनटू डीटीए ऑन मंथली बेसिस इन ए मैनर सेंट्रल एक्साइज के अकॉर्डिंग, अभी अभी जो आपने ऊपर पढ़ा। और यूनिट अप्रूवल कमेटी कंसीडर कर सकती है केस टू केस बेसिस पे कि आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सब चीजें रहेंगी। तो ये आपका एक और टॉपिक हो गया जिसमें क्या लिखा है, अदर एंटाइटलमेंट, ये किसको मिलेंगी, ईओयू को मिलेंगी। ऊपर क्या था, एंटाइटलमेंट किसको मिल रही थी, डीटीए को मिल रही थी। फिर हमने ऊपर क्या पढ़ा, बोले सब सप्लाईज है जो ईओयू से डीटीए वगैरह में की जा रही है, तो उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिनिश गुड जब डीटीए में बेचे जाएंगे, अप्रूवल आप कैसे लोगे, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कैसे होगा, ये हमने एक मेजर पोर्शन इसका पढ़ लिया। इंटर यूनिट ट्रांसफर, वन ईओयू से दूसरे ईओयू में अगर कुछ जा रहा है तो ये किसकी परमिशन से होगा, बोले डेवलपमेंट कमिश्नर से पूछकर होगा, डीसी से पूछकर होगा। तो डीसी जैसा बताएगा वैसा ही होगा। और इसी तरह एससीजेड से यूनिट में और यूनिट से एससीजेड में भी जा रहा है तो वो भी अलाउड है, किसके अकॉर्डिंग, एससीजेड रूल्स में जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग। एक ईओयू से दूसरी ईओ में अलाउड है क्या करना, ट्रांसफर करना मैन्युफैक्चर गुड्स, लेकिन प्योर परमिशन ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। ट्रांसफर और ट्रांसफर मतलब अगर दोनों अलग अलग जगह की है तो अलग अलग अथॉरिटी है तो उनसे आपको परमिशन लेनी है।
अगर आप मैन्युफैक्चर गुड्स इन यूनिट से एससीजेड में भेज रहे हो तो उस एससीजेड रूल के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कैपिटल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो या लोन पे दे रहे हो किसी दूसरे ईओयू को, तो ये भी किससे पूछ कर होगा? डीसी या कस्टम अथॉरिटी से पूछ के होगा। सच गुड्स मे बी रिटर्न बाय द सेकेंड यूनिट टू द ओरिजिनल यूनिट, अगर वो रिजेक्ट करती है या किसी और रीजन की वजह से, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वापिस भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ लगता है। तो गुड्स सप्लाइड बाय ईओयू टू अनदर यूनिट, ठीक है, shall be treated as imported goods for the second unit on DTA sale by the second unit। अगर दूसरी यूनिट ने डीटीए में सेल कर दिया तो ये इंपोर्ट माना जाएगा, और सेम आप जैसे टैक्स लगाते हो, जो ड्यूटीज लगाते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। वह वो गुड्स जो एक यूनिट ने दूसरी यूनिट को किया और दूसरी यूनिट ने डीटीए सेल कर दिया, तो दूसरी यूनिट पे क्या लगेगा? इंपोर्ट करने का, क्योंकि दूसरी यूनिट को मिला था। तो दूसरी यूनिट के पास जब आया तो उसने जो ये जो इंपोर्ट मान के उस पर क्या लगा दी जाएंगी? ड्यूटी लगा दी जाएंगी। सेकंड वाले के लिए, सेकंड यूनिट के लिए ये इंपोर्टेड गुड्स माना जाएगा अगर वो आगे डीटीए सेल करती है। डन। ट्रांसफर इन इंटर यूनिट, मतलब आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या आगे भी फर्दर दिया जा सकता है काम? मतलब काम मिला है ईओयू को, क्या वो आगे भी काम करा सकते हैं? बोले यस, आप काम करा सकते हैं। किससे? डीटीए से। थ्रू जॉब वर्क के थ्रू आप डीटीए से काम करा सकते हैं, अलाउड है। कितना करा सकते हैं? बोले आपका जितना ओवरऑल प्रोडक्शन है उसका 50%, आपका जितने ओवरऑल प्रोडक्शन था पिछले साल का, तो खुद कुछ बनाओ, और 50% आप किससे ले सकते हो? डीटीए से भी ले सकते हो। और आप खुद भी क्या कर सकते हैं? डीटीए एक्सपोर्टर भी आपसे क्या करा सकता है? जॉब वर्क करा सकता है, प्रोवाइडेड गुड्स यहीं से क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट। मतलब डीटीए ने किसको दिया? ईओयू को दिया। किस चीज के लिए? बोले जॉब वर्क करना, और जॉब वर्क करने के बाद ईओयू को बोला तुम यहीं से क्या कर देना? इसे एक्सपोर्ट कर देना। ऐसे केस में ज्वाइंट डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, मेरे नाम पे, तुम्हारे नाम पे, और जो तुम्हें ड्यूटीज वापस मिलेगी वो तुम्हें मुझे रिफंड करनी है, तुम्हारी जो फीस वीस है उसे डिडक्ट करने के बाद। अगर कोई स्क्रैप है, वेस्ट है, रेमिनेंट है, जो जनरेट हुआ है किससे? जो वर्क से, ये या तो वापस दे दिया जाएगा या फिर इसे भी बेच दिया जाएगा। क्लियर फ्रॉम जो वर्क प्रीमाइसेस ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इन अथॉरिटीज की प्रेजेंस में, या रिटर्न कर दिया जाएगा। यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्शन शैल नॉट बी अप्लाई। लेकिन गोल्ड सिल्वर की डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सब कॉन्ट्रैक्टेड या एक्सचेंज किया है बाय जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? हैंडबुक में जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराना चाहते हैं तो किसी भी काम की सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप करा सकते हैं। ठीक है, अलाउड है। किसके थ्रू? जॉब वर्क के थ्रू, विच में आल्सो इन्वॉल्व चेंज इन फॉर्म, हो सकता है वहां भी चेंज हो। और सब कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा? 50%, जितना आपका लास्ट ईयर एक्सपोर्ट है उससे, उसके 50%, मतलब आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है पिछले साल का उसके 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप जो वर्क कौन करा रहे हैं? डीटीए एक्सपोर्टर करा रहा है, तो वो करा सकता है किससे? ईओयू से। प्रोवाइडेड गुड्स यहीं से बाहर भेजे जाएंगे ज्वाइंट नेम पे, और आपको क्या दिया जाएगा? गुड्स का जो जो ड्यूटीज का रिफंड है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। स्क्रैप वगैरह अगर करने हैं तो वो भी जॉब वर्क के थ्रू होंगे। जो निकला है वो जॉब वर्क, उसे आप क्लियर कर सकते हो प्रीमाइसेस पे ऑन पेमेंट ऑफ जो ड्यूटीज वगैरह है, या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या रिटर्न किया जा सकता है। और अप्लाई मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन है ये गोल्ड ज्वेलरी पे अलाउड नहीं है। और जेम्स ज्वेलरी करोगे तो हैंडबुक में जो प्रोसीजर है उनके अकॉर्डिंग आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है। अगर अनयूटिलाइज मटेरियल, मतलब अगर आपने ईओयू ने क्या किया था? इंपोर्ट किया, लेकिन क्या बच गया? कुछ फिनिश गुड या कुछ प्रोडक्ट या कुछ मटेरियल आपको बच गया, तो उसका क्या करेंगे? तो अगर आप अनेबल हो, मतलब खुद यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस में भेज सकते हैं? आप डीटीए को आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप डीटीए में भेज सकते हैं कस्टम अथॉरिटी बाकी लोगों से पूछने के बाद, और आप बचे हुए माल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो आपके कोई काम का नहीं है। अगर दूसरी यूनिट को किया गया है तो ये इंपोर्ट माना जाएगा। किसके लिए? दूसरी यूनिट के लिए। कैपिटल गुड्स या स्पेयर्स भी क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किए जा सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज के बेसिस पे, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में है तो वो जो कपड़ा या मटेरियल बच गया, फैब्रिक बच गया, अप टू 2% ऑफ सीआईआई वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट विच एवर इज लोअर ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन ट्रांजेक्शन मे बी इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज और कस्टम ऑफिसर।
डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है यूज्ड पैकिंग मटेरियल को किसके बेसिस पे, पेमेंट ऑफ ड्यूटी करने के बाद, ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो जो भी ड्यूटी है उसकी पेमेंट के बाद पैकिंग वाली मशीनों को भी क्या किया जा सकता है, मटेरियल का डिस्पोजल किया जा सकता है। डन। रिकंडीशनरी रिपेयरिंग, तो आप सेटअप कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ यूएसी, यूनिट अप्रूवल कमेटी। क्या ईओयू सेटअप कर सकती है इस यूएसी के अप्रूवल से, बाकी लोग करेंगे आईएमएससी के अप्रूवल से। ठीक है, बाकी लोग किससे अप्रूवल करेंगे, आईएमएससी से। आईएमएससी का मतलब क्या है, इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी, इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी। इससे पूछने के बाद ईओयू है तो वो यूनिट अप्रूवल कमेटी से पूछ लेगी, बाकी लोग आईएमसी से पूछेंगे टू कैरीड आउट रिकंडीशनिंग रिपेयरिंग रिपार्किंग टेस्टिंग कैलिब्रेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किस चीज के लिए, फॉर एक्सपोर्ट इन फॉरेन करेंसी। रिप्लेसमेंट रिपेयर ऑफ इंपोर्टेड, अगर आपने इंपोर्ट किया या इंडिजीनियस गुड है उनकी रिप्लेसमेंट रिपेयरिंग है, तो जनरल प्रोविजन ऑफ एफटीपी रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये अप्लाई होंगे किस चीज के ऊपर, ईओयू, बाकी लोगों के ऊपर भी सेम तरीके से अप्लाई होंगे। गुड्स जो सोल्ड हुए डीटीए में और अगर नोट एक्सेप्ट किए गए तो इन्हें वापस लाया जा सकता है रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए। गुड्स ऑन बीइंग इंपोर्टेड और इंडिजीनियस प्रोक्यूर्ड अनफाउंड डिफेक्टेड, या वो डैमेज है या डिफेक्टिव हो गए सब्सिक्वेंटली, तो उन्हें रिटर्न या रिप्लेस किया जा सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिसी या जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप वापस मंगा सकते हैं गुड्स उन्हें करेक्ट करने के लिए। अगर कोई ईओयू ही रहना नहीं चाहती है और वो एग्जिट करना चाहती है, वो छोड़ के जाना चाहती है, तो बोले जा सकते हो आप, मे ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ डीसी, लेकिन आपके जो पेमेंट बकाया है वो पेमेंट करने के बाद। अगर आपने जो फॉरेन जो ऑब्लिगेशन था, फॉरेन ऑब्लिगेशन मतलब आपको इतना माल, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, आपको इतना माल क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था, अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए और पहले ही बंद होना चाहते हो तो लाइबल टू पेनल्टी है। अगर जेम्स और ज्वेलरी का काम अगर आप कर रहे थे और इसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, तो वो मटेरियल जो अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग जो ज्वेलरी के लिए, तो वो एक एजेंसी को दे दिया जाएगा जो किसके नीचे है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एट ए प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय दैट एजेंसी। अगर आप जेम्स ज्वेलरी का काम कर रहे थे और आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है आप इसे किसको दे दोगे, एजेंसी को दे दोगे। अगर यूनिट एग्जिट करती है तो वो इंटीमेट करेगी डीसी, कस्टम एंड जनरल एक्साइज अथॉरिटीज को राइटिंग में। यूनिट पहले एसेस करेंगी ड्यूटी लाइबिलिटी उनकी कितनी बनती है और डिटेल दे देंगे इन अथॉरिटीज को। अथॉरिटी कंफर्म करेगी ड्यूटी लाइबिलिटीज को और सारा कुछ ठीक रहा तो नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलने के बाद फाइनल क्या हो जाएगी, डी बॉन्डिंग, मतलब आपका खत्म हो जाएगा। और कितने दिन के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज, जिस दिन आपने अप्रूवल, जिस दिन आपने लगाई एप्लीकेशन। इनको एग्जिट है, परमिटेड बाय डीसी टू एग्जिट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एज वन टाइम ऑप्शन, दिस विल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पॉजिटिव एनएससी क्राइटेरिया। ये अभी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम आएगी, जब आप अभी एक आप एक्सपोर्ट का पढ़ोगे तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से वन टाइम बेसिस पे। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दिया गया फास्ट ट्रैक डीबोन करने का या एग्जिट करने का इन यूनिट से जिन्होंने कोई बेनिफिट आज तक अवेल नहीं किया है, जिन्होंने आज तक कोई बेनिफिट अवेल नहीं किया वो फास्ट ट्रैक तरीके से अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं। कन्वर्जन, क्या डीडीए कन्वर्ट हो सकती है, बोले यस। क्या ईएसटीपी एसटीपी कन्वर्ट हो सकती है या मर्जर हो सकती है, बोले यस। ठीक है, सेम चीजें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉनिटरिंग कि आप नेट फंड रिक्वायरमेंट, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन ध्यान रखेगी, यूएसी, यूनिट अप्रूवल कमेटी, इस चीज की मॉनिटरिंग करेगी। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एग्जीबिशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर के लिए, शोरूम के लिए, तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री होगा बेसिकली। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं फॉर होल्डिंग या पार्टिसिपेटिंग, कोई एग्जीबिशन लग रहा है वहां, अगर आप पर्सनली अपने पर्सनल चीजों के लिए लेके जा रहे हैं ज्वेलरी वगैरह, तो ये तो अलाउड होता है ना। हमने बहुत बार सुना है कि आप इतना सोना लेके जा सकते हैं, इतना सोना लेके वापस आ सकते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स फॉर डिस्प्ले या सेल, कहाँ पे, जो परमिटेड शॉप सेटअप है अब्रोड, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह उनकी बात की गई है। अगर आप अपने एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में डिस्प्ले कराना चाहते हैं फॉरेन में, तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन स्कीम्स के अकॉर्डिंग। या अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आउटलेट खोलना चाहते हैं और वहां गुड्स भेज रहे हैं तो भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनको अलाउड है इन चीजों के लिए गुड्स लेके जाना। पर्सनल कैरेज कितना अलाउड है, बोले पर्सनल कैरेज ऑफ जेम्स ज्वेलरी आप अपने साथ लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई चीज नहीं दी गई, बोले कस्टम में पढ़कर आओ, बोले कस्टम में कितना दिया गया है,
एक्सपोर्ट प्रोसीड जो होंगे रिलाइज होंगे नॉर्मल बैंकिंग चैनल से। अगर आपने कोई चीज साथ लेके गए हो बाहर, या साथ आप वापस लेकर आ रहे हो, तो वो तो इंडिया में आ गई। बाहर लेके गए अपने पर्सनली अपने साथ, तो जो भी पैसा आएगा वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आना चाहिए। और import or export through personal carriage by unit other than gem or jewelry shall be allowed provided goods are not in commercial quantity। आप थोड़ा बहुत सैंपल वैम्पल या कुछ लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन आप कमर्शियल क्वांटिटी मतलब एक लिमिट से ज्यादा गुड्स प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते, जिसके लिए आपको अलग से कुरियर की व्यवस्था, आप कुरियर कर सकते हैं और चीजों का यूज कर सकते हैं, अपने साथ आप नहीं रख सकते। जेम्स एंड ज्वेलरी कितना अलाउड है? बोले 10 किलो अलाउड है। ठीक है, कितना अलाउड है? बोले आप इंपोर्ट कर सकते हो गोल्ड इन प्राइमरी फॉर्म अप टू 10 kg इन ए फाइनेंशियल ईयर थ्रू पर्सनल कैरेज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय पोस्ट कुरियर कर सकते हो, जो भी कस्टम में प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को प्रपोजल भेजने के बाद। अप्रूवल ऑफ ESTP STP, तो नेसेसरी अप्रूवल और परमिशन किससे चाहिए? देखो EOU था तो DC से वगैरह से पूछ रहे थे, ESTP और STP है तो आप किससे पूछोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से पूछ कर आओगे इंस्टीड ऑफ DC से पूछने के बजाय, या इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से पूछ कर आओगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल की जगह। DC की जगह ये लोग आएंगे और BOA की जगह ये लोग आएंगे IMFC, जिनसे आगे अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है, BTP के लिए भी क्या है अलग, क्या है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहां से सब कुछ होगा, और नेसेसरी परमिशन वगैरह यही बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट देगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आप चाहो तो DTA में, मतलब एक EOU DTA में क्या खोल सकता है, एक सेटअप कर सकता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नियर द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ताकि टाइम कम लगे, माल सप्लाई जल्दी से जल्दी हो सके। ये आपको ऐसा अलाउड है, लेकिन एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग जो के नॉर्म्स वगैरह हैं उनको फुलफिल करने के बाद। डन। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया, यही सबसे बड़ा टॉपिक था मेरे अकॉर्डिंग। अब आपके ठीक है थोड़े दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बट ये जो मेन टॉपिक था वो हमारा हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ही बहुत सारा कुछ है, तो ये चैप्टर अच्छे से करना। मैं पहले कह रहा हूँ 8 नंबर का चैप्टर है, कोई भी आ सकती है, इवन कोई भी टॉपिक भी उठ के आ सकता है और बाद में लिख दिया जाएगा इस स्कीम के अकॉर्डिंग इनके लिए बता दो, इनके लिए बता दो। अभी हमने क्या पढ़ा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे, हमने बनाए ये हाउसेज है, या बनाए हमने ऐसी यूनिट्स हैं, या हमने ऐसे पार्क है जिनको एक्सपोर्ट करना अलाउड है, जिनको DTA में देना अलाउड है, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन हमने पढ़ ली, कैसे क्या कुछ होगा वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं एक आध और टॉपिक के साथ। हमारा बस 2-3 टॉपिक ही बाकी है, बाकी हमारा चैप्टर फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।